मैं शुरू से ही रंगीन मिजाज का था। मुझे औरतों में बहुत दिलचस्पी थी। लड़कपन की उम्र में मैंने कई लड़कियों से अफेयर चलाए थे, लेकिन जब बात शादी की शुरू हुई तो मैंने अपने पापा की दोस्त की बेटी पूजा से करने की इच्छा जताई, क्योंकि वो बहुत अमीर बाप की बेटी थी। फिर लड़के जितना भी बदमाश हो, उन्हें बीवी शरीफ और संस्कारी ही चाहिए, ताकि घर और बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके। मेरी सोच भी ऐसी थी। पूजा के साथ मेरे शुरू के 2-3 साल बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन हम जैसे मर्दों को भला कहाँ बीबी से तसल्ली होती है। मैंने लड़कपन में 4-4 लड़कियों से दोस्ती की थी। मुझे बस यही एक शौक था। कई बार दिल्ली के रेड लाइट एरिया में रात की महफिलों पर मैंने बेहतर रंगीन बनाई थी। मुझे अपनी जवानी भरपूर तरीके से एंजॉय करनी थी, और वह मैं कर रहा था। मुझे नज़रों की गुस्ताखी की आदत सी हो चुकी थी कि मेरी बेबाक नज़रों पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था। मैं कभी ससुराल भी पूजा के साथ चला जाता तो उसकी बहन और भाभियों को बड़ी तारसी हुई नज़रों से देखा था। वो मुझे नागवारी से घूरती हुई मुझसे कतराने लगती और मेरे अंदर का शैतान शैतानी करने लगता। मुझे अपने किसी भी किस्म की मेरी हरकतों के खिलाफ कोई अफसोस न था, क्योंकि मुझे अपने अंजाम की ज़रा परवाह न थी। अगर मुझे मालूम हो जाता कि ये गुनाह को जो मैं मामूली समझकर कर रहा हूँ, उसका अजब कितना दर्दनाक है, इसका अंदाज जब तक इंसान को होता है, वक्त हाथ से फिसल चुका होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोग कहते हैं कि शराब का नशा चढ़ जाए तो बहुत सर चढ़कर बोलना है, लेकिन मैं कहता हूँ, जिसे औरत का नशा चढ़ जाए उस पर शराब भी न बेअसर रहती है। शादी के बाद भी हम दोस्तों की रूटीन नहीं बदली थी। अपने अय्याशी को पूरा करने के लिए हम दोस्तों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा था, जिसकी चाबी अमूमन मेरे पास रहती थी, क्योंकि चारों दोस्तों में मुझे इस गुनाह का चस्का ज्यादा था। मैं अक्सर रात इस फ्लैट में नई से नई लड़कियों के साथ गुजरा था। मेरी बीवी पूजा बहुत शरीफ सी लड़की थी। मैं उसे जो भी झूठा बहाना बनाकर बताता वो यकीन कर लेती थी। मुझे अपनी बीबी की सराफत और मासूमियत पर कभी हंसी आई थी कि कैसी अजीब औरत है, हम मर्द पर भरोसा कितनी आराम से कर लेती है। मेरा वक्त यूं ही गुजर रहा था कि उन्हीं दिनों हमारे घर हमारी नौकरानी की बेटी काम करने आने लगी थी। उसकी बेटी थी तो बेहद खूबसूरत, लेकिन बहुत कम उम्र थी, यही कोई मुश्किल 17 साल। वो मुझे भाई कहकर पुकारती थी, लेकिन मैं तो इस रिश्ते का कभी मतलब नहीं समझता था, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन थी ही नहीं। लेकिन मेरे अंदर बैठे शैतान को कहाँ चैन था। मैं उसके पास था। उसे देखकर मेरे अंदर छुपी हवास की प्यास जाग उठी थी। हम इंसान की ऐसी लानत है कि जिसको अपना आदी बना ले, उसकी आदत कभी नहीं छूटती। मैं उस लड़की को गंदी नज़रों से देखा था। वह बेचारी सहमी सहमी सी रहने लगी थी। मुझे बस ऐसे मौके की तलाश थी जब पूजा घर पर ना हो, क्योंकि मेरे माँ पापा नहीं थे। घर पर सिर्फ मैं और पूजा ही रहते थे, और पूजा उसको एक लम्हा भी अकेली नहीं छोड़ती थी। लेकिन शैतान भी हम जैसे कमीनों को मौका दे ही देता है। एक दिन अचानक से पड़ोस में किसी का देहांत हो गया। पतली सी लड़की मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। वो मुझे भाई कहकर पुकारा करती थी, लेकिन मैं इस लव का मतलब तक नहीं समझना था, क्योंकि मेरी कोई बहन थी ही नहीं। इसलिए मैंने किसी लड़की को इज्जत से कभी देखा ही नहीं था। हर लड़की पर मेरी बस एक ही नज़र उठती थी, और वो थी गंदी और बुरी नज़र। मैंने कमरे के अंदर आकर जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, वह लड़की चौंक सी गई। वो झाड़ू लगा रही थी, एकदम से खड़ी हो गई। कहने लगी, भाई पूजा, पापा कहाँ हैं? मैंने कहा, पड़ोस गई है। यह कहते हुए मैं उसके करीब आने लगा, लेकिन वह घबराहट सी गई। खाने लगी, आप इस कमरे से बाहर चले जाएं। मुझे इस कमरे में काम करना है, लेकिन मुझ में। पर इस बात का कहाँ असर था। मैंने अपनी आंखें मटकाते हुए मैंने कहा कि मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। यह कहकर मैंने उसका हाथ थाम लिया। वह शायद मेरे इरादे भांप गई थी, इसीलिए अपना हाथ छुड़वाने लगी। लेकिन मेरी ताकत के सामने उस कमज़ोर सी लड़की का बस कहाँ चलता। वो रोटी रही, मेरे सामने हाथ जोड़ी है, मिन्नत करती रही, सिसकियाँ लेती रही। लेकिन मेरे अंदर के जानवर को कहाँ किसी पर रहम आता था। मुझे पता था कि वह गरीब है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी आंखों में ऐसी हवास की पट्टी बंदी थी
कि मैं कभी किसी लड़की को अगर उन नज़रों से देख लेता तो छोड़ता नहीं था जब तक कि गुनाह ना कर लेता। अब भी मैंने वही किया था और बाद में अपने पर्स से कई लौट निकालकर उस लड़की पर उछाल दिए। मेरी नज़र में शायद औरत एक बिकाऊ माल थी जिसकी कीमत बस नोटों से अदा हो जाती थी। वो बहुत रो रही थी। मुझे बस पूजा के वापस लौटने आने की फिक्र सताने लगी। मैंने कहा कि अगर तुमने ज़ुबान खोली तो तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा। ये पैसे लो, अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। लेकिन उस लड़की ने वो पैसे पढ़कर कई टुकड़ों में फाड़कर फेंक दी है और मेरे मुंह पर थूक दिया। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। कहने लगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी माँ, भगवान करे तुझको वो बीमारी जाए जिसका इलाज हो ना हो। तेज़ी से वो रोते हुए मुझे कह रही थी। मुझे उसकी इस किस्म की बद्दुआओं से ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था, इसीलिए क्योंकि मेरा दिल गुनाहों की वजह से इस कदर ढीठ हो चुका था कि उसे पर कोई भी बद्दुआ असर नहीं करती थी। मैंने गंदी सी गली उस लड़की को दी थी और अपना चेहरा साफ करने लगा। इतने में पूजा वापस आ गई और वह लड़की पूजा के सीने से लग गई। इससे पहले कि वह लड़की कुछ कहती, मैंने पूजा से कहा कि तुम्हें होश है? घर में नौकरानी क्या क्या हरकतें करती फिर रही है। मैं उल्टा पूजा पर ही बरसने लगा। मैंने कहा कि तुम्हारे जेवरात चूड़ा रही थी। यह लड़की जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो बेशर्म लड़की ने अपनी दुपट्टा उतार दी, कपड़े फाड़ लिए, कहने लगी मुझमें पर इल्ज़ाम लगा देगी। मेरी बात पर वो लड़की मुझे घूर कर देखने लगी। पूजा ने भी मेरी बात पर एतबार करते हुए इस लड़की को चोर समझ लिया। वो मुझे बद्दुआएं देती हुई चली गई। कुछ दिन में ही बात आई गई होगी। अपनी इस मस्ती में मैं गुम था कि जब एक बार एक ऐसी दो हसीनाओं को देखा कि मैं आंखें झपकना भूल गया। वह लड़की बेहद हसीन थी। उसे मैंने एक कोठे की महफिल में देखा था और उसे पर फिदा हो गया। वह नाच कर रही थी और मेरी बेताब नज़रें उसके पूरे वजूद को देख कर रही थी। मेरी नज़रों की बर्फ सही पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था, लेकिन मेरे होश उड़ कर रह गए जब लड़की की माँ ने उसका सौदा किसी और रईस के साथ कर दिया। आज तक मैंने जिस लड़की को पसंद किया था, इस रात उसे अपने कमरे की रौनक बनाया था। मेरे पास पैसों की कोई कमी ना थी। बाप का सजा सजय बिजनेस था जिसकी कुर्सी पर मैं बस जाकर बैठ जाता था। मुझे उस लड़की के हुस्न ने इस कदर पागल कर दिया कि मेरी उसकी माँ से बहुत बहस हुई कि मुझे हर हाल में आज ही वो लड़की के साथ रात गुजरानी है, लेकिन वह ना मानी। मैंने यह भी कहा कि वह मुझे डबल कीमत ले ले, लेकिन वह कमबख्त औरत कहने लगी कि ज़ुबान दे चुकी है, इसलिए अपनी ज़ुबान से फेर नहीं सकती। मेरे अंदर तो आग सी लग गई। ऐसा मुझे कहाँ पसंद होता था कि मुझे किसी लड़की की तमन्ना हो और मैं उसे अपने कमरे में ना देखूं। मैं उस कोठी पर ही बैठा रहा कि उस लड़की से मुलाकात किए बिना नहीं जाऊंगा। कुछ शराब का नशा भी बहुत बढ़ गया था और मेरे दोस्तों ने बहुत कहा कि कल ले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आ गए। मुझे लड़की की माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मैं घर पहुंच तो पूजा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे नशे में देखकर परेशान हुई थी। वैसे मैं तो शराब बहुत कम पीता था और उसके बाद तेज़ खुशबू वाली कोई चीज़ जा सेंट था, इसीलिए पूजा को पता नहीं चला था। लेकिन आज उस लड़की के हुस्न ने मेरे जज्बात को हवा दी थी। मैं पूरी बोतल पी चुका था। लड़खड़ाते कदमों से मैं घर में दाखिल हुआ था। पूजा के सहारे से कमरे तक पहुंचा था। जब बेड पर लेट कर मुझे अपनी होश ना रही, सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूजा रो रही थी। पहले तो मुझे ये याद नहीं आया कि रात को मैं किस हालात में घर लौटा था, लेकिन जब कुछ होश आया तो पूजा की रोने की वजह समझ आने लगी। मैंने बड़ी मासूमियत से यह बहाना बना दिया कि मेरे दोस्तों ने जूस में नशा मिला दिया था, वरना मैं तो ऐसी किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता। पूजा कहने लगी, आप अपने ऐसे दोस्तों को छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने यह सब मजाक में किया था, लेकिन उन्हें क्या पता कि मुझे ऐसी चीज़ों की आदत नहीं है, इसलिए मुझमें पर नशा ज़्यादा ही असर कर गई। मैं जितना अपनी बीबी की नज़र में शरीफ और मासूम बनता था, वह भरोसा कर लेती थी और मैं उसकी बेवकूफ़ी पर तन्हाई में हंसने लगता था। लेकिन मेरी अय्याशी की वजह से
अब मेरे बाप की फैक्ट्री नुकसान उठाने लगी थी, क्योंकि मेरा ध्यान तो कारोबार की तरफ बिल्कुल नहीं गई थी। मैं रात को फिर से उसी कोठी पर पहुंच गया। उस पर मैंने ऐसा पैसा लुटाने शुरू कर दिया। अपने बीबी की कई सोने की चीज़ मैंने चोरी छुपी उस लड़की को तोहफे में दे दी थी। वो भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। और होती भी कैसे? न मेरे पास कमी किस चीज़ की थी। मैं पैसे के नशे में हाथ थामे था। समझना था कि जिसे चाहूँगा लाल लौट दिखाकर अपना बना लूँगा। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि वक्त एक जैसा नहीं रहा था। मेरा वक्त भी बदलने लगा था। मैं उस कोठे वाली की मोहब्बत में ऐसा पागल हुआ कि मैंने बाकी लड़कियों को छोड़ दिया। एक भारी रकम उसकी माँ को देकर मैंने उसे खरीद लिया और उससे शादी करके उसे इस फ्लैट में रख लिया। फिर साथ ही गुजरते लगे थे। इस समय कई रातें घर नहीं जाता था। वो मुझे रोज शराब पिलाने लगी थी। अब मैं ज्यादातर नशे का आदी होने लगा था। मैं जब 5 दिन बाद जब घर लौटता तो पूजा मुझे देखकर मेरे सीने से लगकर रोने लगती। ना जान क्यों वो फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, आप घर क्यों नहीं आते हैं? इतने दिन से आप कहाँ थे? वो शायद मेरी गैर मौजूदगी से घबरा गई थी। मैंने कहा, मैं बिजनेस के सिलसिले में अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा और मैं इतना मसरूफ था कि तुम्हें खबर ही नहीं दे सका। लेकिन आइंदा तुम्हें बताकर जाया करूँगा। मेरा कारोबार दिन ब दिन तबाह हो रहा था। सारा पैसा मैं अय्याशी में उड़ाने लगा था। उस लड़की का जब नशा उतरा तो मेरा दिवालिया निकल चुका था। मेरी फैक्ट्री खर्चे में डूबी हुई थी। मुझे वह बेचनी पड़ गई, मगर मुझ पर कर्जा उससे भी ज्यादा था। इसलिए मुझे अपना घर भी भेजना पड़ गया था। मैं शराब का इतना आदी हो चुका था कि अब मुझसे कारोबार होता भी न था। मैंने एक छोटा सा किराया का घर ले लिया। मैं जिस काम को भी करने के लिए पैसे लगाता, मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा था। अब मैं परेशान रहने लगा था। सिगरेट शराब पहले से ज्यादा पीने लगा था। मेरी सेहत भी अब खराब सी रहने लगी थी। दिन ब दिन मेरा नुकसान होने की वजह से मैं बिल्कुल खाली जेब हो गया था। एक बार मैं बेहद परेशानी के आलम में जब दूसरी बीवी के फ्लैट से बाहर निकाला तो अपने दोस्त को मुस्कुराते हुए उसे फ्लैट से बाहर जाते देखकर मेरा दिल धक सी रह गया। शादी से हम सारे दोस्त ही उसी के ग्राहक थे। लेकिन शादी के बाद मैं अपने दोस्तों से कह दिया था, क्या अब यह सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बीवी है। तब से मैं फ्लैट में मैं आना जाना करता था। उसके बाद वह फ्लैट सिर्फ मेरा ही था। मेरा दोस्त मुस्कान अंदाज से सीढ़ियां उतार गया। जब मैं बीवी के फ्लैट में गया तो वह भी निहायत खूबसूरत ड्रेस पहने मुस्कुरा रही थी। जी दुनिया का मैं वासी बन चुका था। ऐसे अंदाज और जुबान अच्छे से समझता था। मैंने दूसरी बीवी से गुस्से से बात की कि मेरा दोस्त यहाँ क्यों आया था। वो कहने लगी कि यह सवाल तुम खुद से पूछो। जब तुम मुझे खाने पीने में तंगी दोगे तो मुझे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ तो भागदौड़ करनी पड़ेगी। यह सुनकर मुझे चुप रहना पड़ा। मैं गुस्से से उस फ्लैट से बाहर निकल गया। मैं अपने घर गया तो बीबी मेरे ही इंतज़ार में थी। मैंने खाना मांगा तो दाल की एक प्लेट मेरे सामने रख दी। हमेशा अच्छा खाना खाता था, लेकिन उस वक्त भूख बड़ी शिद्दत से गर रही थी। मैंने वह दाल भी खा ली, लेकिन पूजा भूख ना लगे का बहाना बना दिया। मैं खाना खाकर सो गया। रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो मैं किचन में आ गया, लेकिन पूजा को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो सूखी रोटी पानी के साथ खा रही थी। उसके सब्र को देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा कि ये बाजार ही लड़कियां कभी किसी की नहीं होती। मेरी बीबी पूजा कभी ऐसा कदम नहीं उठा। शक्ति वो भूखी तो रह सकती है, लेकिन इज्जत कभी नहीं बेच। शक्ति मुझे अपनी बीबी पर जी भरकर प्यार आने लगा। वह हर हाल में मेरा साथ दे रही थी। मैंने नौकरी ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ रहा था। मजबूरन मैंने कोठी वाली बीवी से कहा कि वह जिस्म फरोशी शुरू कर दे, क्योंकि मेरे पास अपना घर चलने का और कोई जरिया नहीं बचा था। वह खुशी खुशी राजी हो गई थी। मैं अब बीमार भी रहने लगा था। अब मैं पूजा के पास रहता था। मुझे हर वक्त खांसी और बुखार रहने लगा था। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी थी। मैं बस कोठे वाली बीवी के पास जाता तो हाथ फैलाकर पैसे मांगने लगता।
यह मेरी बेबी की आखिरी हद थी। मैंने अपनी सारी दौलत भी उसी पर लुटाया था। तब मैं उसे अच्छा लगता था, लेकिन अब जब मैं उससे पैसे मांगता तो वह मुझे जलील और रुस्वा करने लगती। कहती, तुम बेगैरत हो, औरत की कमाई बेशर्मों की तरह मांगते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं मायूस होकर वापस आ गया था। वह एक वैश्य थी, इसीलिए वैसे ही सोच रखती थी। मेरी नेक बीबी की तरह नहीं थी, जो मेरी बीमारी की वजह से अपना सारा जेवर बेच चुकी थी। जो गुनाह मैंने किए थे, यह बीमारी इसका नतीजा थी। मैं बिस्तर से हो चुका था। मेरे घर की हर एक चीज़ मेरी बीमारी की वजह से बिकने लगी थी। पूजा हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती। कुछ दिन से वह मेरी दवाई लेने जाती तो 2-3 घंटे बाद ही वापस आई थी। जब मैं पूछता कि इतनी देर कहाँ रह गई, तो कहती कि दवा बहुत दूर से मिली थी। वो मुझसे नज़रें चुरा जाती, बहुत थकी थकी सी लगी थी। कोठे वाली वापस अपने कोठी पर चली गई थी। मेरा फ्लैट अब खाली रहता था। मेरे दोस्त अक्सर उसकी चाबी मुझे मांग लेते थे, मैं भी उन्हें वह चाबी दे देता था। कुछ दिनों से मेरा एक दोस्त रोज़ मेरे घर मेरी खैरियत पूछने आता था और मेरे लिए फल और घर का ज़रूर का सामान भी लेकर आता था। मेरे अय्याशी के दिन में मैं उसे खूब पैसे दिए थे। उनके साथ मिलकर जिंदगी का भरपूर मज़ा लिया। मुझे अपना दोस्त अपना हमदर्द लग रहा था, जो इस कड़े वक्त में मेरा साथ दे रहा था। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। वह मुझसे अक्सर फ्लैट की चाबी मांगने आ जाता और फिर जब चाबी लौटता तो बहुत से फल और घर का राशन दे जाता। एक बार पूजा मेरी दवा लेने गई। कुछ देर बाद ही मेरा दोस्त मुझे फ्लैट की चाबी मांगने आ गया। मैंने उसे चाबी तो दे दी, लेकिन मेरा दिल बड़ा बेचैन सा होने लगा। घर में रह कर मैं तंग सा रहने लगा था। इसलिए सोचा कि कुछ देर अपने दोस्त के पास चला जाऊं, माहौल को कुछ बादल लूंगा। मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा भी ना रहा था, इसलिए मैं इस फ्लैट पर चला गया। अजीब बात यह थी कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब शायद जल्दबाजी में बंद नहीं हुआ था। मैं अंदर आ गया। सामने का कैमरा बंद था। मेरा मकसद भी यह नहीं था कि मैं किसी औरत के साथ वक्त गुजारूं, क्योंकि जो बीमारी मुझे लग चुकी थी, मुझसे सब औरतें ही दूर भागती थीं और पूजा इस बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसलिए मैं खुद उससे दूर रहता था। दिल में अब इस गुनाह की कोई तलब भी बाकी नहीं रही थी। मैं बाहर सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगा कि कब मेरा दोस्त वापस आए और मैं उससे कहूं कि वो मुझे कोई ऐसा काम दे दे जो मैं घर बैठे कर सुकून और कुछ पैसे कमा लें। मेरा जिस्म इस बीमारी की वजह से कमज़ोर सा हो गया था। मेरा सांस हर वक्त फूला रहता था, जैसे मैं हाँफ रहा हूँ। मेरे वजूद में बुखार की हरारत हर वक्त रहने लगी थी। मैं एक मैगज़ीन उठाकर पढ़ने लगा ताकि वक्त गुजर जाए। जब मेरे कानों में सिसकियां की आवाज़ पड़ने लगी, मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन हुआ था। जो लड़की कमरे में थी, वह सिसकियां से रो रही थी, मेरे दोस्त की मिन्नत कर रही थी, कह रही थी कि मुझे मेरी नज़रों से इतना मत गिराए करो, मैं बड़ी मजबूरी में यहाँ आई हूँ। मेरा पति बहुत बीमार रहने लगा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी तस्वीर और वीडियो किसी को मत भेजना। तुम मेरी इज्जत तक लूट चुके हो, बार बार मुझे ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाते हो। भगवान के लिए मेरे पति को कुछ मत बताना, वह यह सब सह नहीं पाएगा। वो आवाज़ सुनकर तो मैं बेजान सा हो गया। वो आवाज़ मेरे लिए अनजान नहीं थी। मेरा दोस्त जोर से हंसा था, कहने लगा, बड़ा घमंड था। तुम्हें अपनी शराफत पर कैसे जोर से थप्पड़ मारा था। तुमने मेरे मुंह पर उसे दिन थप्पड़ मारा और कैसे मुझे धक्के देकर निकाला था। मैंने इस दिन सोच लिया था कि तुम्हें इस मुकाम पर ले आऊंगा कि तुम खुद मेरे पास आया करोगी। शुक्र करो, तुम्हारे पति के खाने पीने की चीज़ उसे दे जाता हूँ, वरना तुम्हारी मैं इतने भी कीमत देने को तैयार नहीं था। मुझे लगा किसी ने मेरे मुंह पर जिल्लत का बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। मुझे उस 17 साल लड़की की सिसकियां पूजा के सिसकियां में सुनाई देने लगीं। वह उस दिन मुझसे ऐसे ही मिन्नत कर रही थी, मुझसे कह रही थी कि मुझे बर्बाद ना करो। मैंने भी उस पर झूठ इल्जात लगाए थे जब मैंने किसी की इज्जत का परवाह नहीं रखा था। तो यह कैसे मुमकिन था कि मेरी बीबी बेकसूर होते हुए भी इस गुनाह की आग की लपेट में न आए जो मैंने लगाई थी। मुझे बचपन की सुनी एक बुजुर्ग की बात याद आने लगी कि अगर तुम चाहते हो
कि तुम्हारी माँ बहन, बीबी बेटी पर कोई गलत नज़र न डालें, तो अपनी नज़रों की हिफाजत करो। पूजा का कोई कसूर नहीं था। वो मेरे गुनाह अजियत झेल रही थी। मुझे पता था कि मैं जिस बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने किचन से तेज़ धार वाला चाकू लिया और कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह से पीट दिया। दरवाज़ा मेरे इस दोस्त भी खोला था। मैंने उसे ठाकुर से, उसे दोस्त को कई बार के वहीं मर चुका था। मेरी बीवी मुझे हैरान देख रही थी। मेरे आंसू टूट टूट कर बह रहे थे। मुझे उसे कमसिन लड़की की बद्दुआ लग गई थी। पूजा मुझसे डर रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, यह मेरे किए की सज़ा है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। वो ये सुनकर मेरे साथ लगकर रोने लगी थी। मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं कई कई दिन घर नहीं जाता था तो मेरा ये दोस्त पूजा को परेशान करने लगता था। एक बार पूजा ने इसे थप्पड़ मार दिया तो इसने बदला लेने के लिए पूजा की गैर मौजूदगी में घर के वॉशरूम में कैमरा लगा दिया और मेरी बीबी की तस्वीर और वीडियो लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे पुलिस पकड़कर ले गई थी। मुझे फांसी की सज़ा हो चुकी थी। पूजा जब मुझे मिलने आई तो बहुत रोती थी। मैं भी बहुत फूट फूट कर रोता था। मैं उसे कहता कि पूजा, वह नौकरानी की बेटी को दोबारा ढूंढ कर कहना कि वह मुझे माफ़ कर दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन वह लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। कल मुझे फांसी दी जाएगी और मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी इसलिए लिख रहा हूँ कि शायद कोई गुनाह की अजियत को समझ सकें। भगवान के लिए अपने नज़रों को बचा कर रखें। अपने लिए ना सही, अपनी बहन बेटी बीबी के लिए ही सही, वरना इस आग की लपेट से वह भी नहीं बच सकेंगी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।